ज्यादा दूर भागे नहीं होंगे। तुम लोग उस तरफ देखो, हम इस तरफ देख लेते हैं। संजय के हाथ में गोली लगी थी। अभिनव और संजय रात के अंधेरे में एक पतली सी गली में छुपे हुए थे। अभिनव, अभिनव बेटा भाग जा यहाँ से, नहीं तो ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। बाहर सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसी गाड़ी के पास खड़े थे वो लोग जिन्होंने संजय को गोली मारी थी। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिद मत कर टाइगर, मैं अपनी जिंदगी जी चुका, लेकिन तुझे अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ संभालना है। अब जा, चाहे जो भी हो जाए दोबारा मुड़ के मत देखना। संजय ने कहा और अपनी उंगली में से एक सोने की अंगूठी निकालकर अभिनव को थमा दी। उस पर टी गुदा हुआ था। संजय ने अभिनव के माथे को चूमा। रन टाइगर, रन टाइगर रन! और अपनी बंदूक लेकर उन लोगों का सामना करने के लिए गली से बाहर निकल गए। घबराया हुआ अभिनव अपने पिता को छुपकर देख रहा था। संजय जैसे अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो एक आदमी ने संजय पर बंदूक तान दी। संजय पर 3 गोलियां दाग दी गई थी। टूटती सांसों के बीच संजय ने अभिनव को देखा और कहा, टाइगर, इस कमीने का चेहरा मत भूलना! और संजय जमीन पर ढेर हो गया। अभिनव चिल्लाया और अचानक उसकी नींद खुल गई। पसीने में तरबतर अभिनव अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। 18 साल। पिछले 18 सालों से ये सपना इसी तरह से अभिनव को परेशान कर रहा था। अभिनव ने पहले अपनी उंगली में पहनी उस अंगूठी को देखा और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। हालांकि इस काम में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसके पास ये करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 18 साल की उम्र में अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसने अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। जब भी वो वैभवी को देखता तो अपने सारे दुख भूल जाता था और आज तो वैभवी का जन्मदिन था, इसीलिए अभिनव जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था। शाम को जब अभिनव ने अपना काम खत्म किया तो वो एक बेकरी पर आ गया था। अंकल, ये केक कितने का है? 600। अच्छा, और ये पेस्ट्री? 60। ठीक है, एक पेस्ट्री पैक कर दो। असल में अभिनव और वैभवी ने यह तय किया था कि वो पाई पाई जोड़कर अपने लिए किराए का एक बड़ा घर लेंगे और इसलिए वो पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते थे। पेस्ट्री लेकर अभिनव खुशी खुशी वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद जब वो वैभवी के कमरे के बाहर पहुंचा तो उसने पाया वहां काफी रंगीन लाइट्स जल रही थी और वहां से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। अभिनव हड़बड़ाते हुए पहुंचा और घंटी बजा दी। वैभवी ने कमरे का दरवाजा खोला। अभिनव ने जैसे ही वैभवी को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने पूछा, ये सब क्या है? वैभवी ने महंगा सा वन पीस पहना हुआ था और उसके सिर पर एक छोटा सा ताज था। कमरा चारों तरफ से सजा हुआ था। टेबल पर एक बड़ा सा केक, शराब और खाना रखा हुआ था। वहाँ बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। ये कौन है वैभवी? देख नहीं रही, ये तो डिलीवरी बॉय है। पर हम ऑलरेडी केक लाए तो थे, फिर तुमने पेस्ट्री क्यों मंगवाई? अरे तुम गलत समझ रही हो, ये तो वो डिलीवरी बॉय है जिसको वैभवी डेट कर रही थी। माय गॉड, एक डिलीवरी बॉय को डेट? वैभवी, तेरा स्टैंडर्ड इतना कैसे गिर गया? अभिनव को ये सुनकर बुरा लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता इतने में पीछे से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे वैभवी। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि वहां देवेन सूट बूट में खड़ा था। अभिनव देवेन को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बड़े बाप का लड़का था और हर वक्त वैभवी के आसपास मंडराता रहता था। इस बात से अभिनव चिढ़ता था और जब आज के दिन देवेन यहाँ आया तो अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था। उसके आगे अभिनव के हाथ में लटकती पेस्ट्री की थैली कुछ भी नहीं लग रही थी और अभिनव को बगल करके वो वैभवी के पास आ गया। उसने वैभवी को गिफ्ट दिया और उसे कसकर गले लगा लिया।
ये देख अभिनव जल भून उठा। इतने में वैभवी ने कहा, दोस्तों, तुम्हें मेरे स्टैंडर्ड पर डाउट है ना? अब मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे स्टैंडर्ड्स क्या है। वैभवी ने इतना कहा और देवेन का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वैभवी उसे देखते हुए बोली, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ अभिनव। इतना कहते ही देवेन ने वैभवी के गालों को चूम लिया। अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पेस्ट्री की थैली फेंक दी और देवेन की नाक पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। साले, तेरी इतनी हिम्मत! देवेन जैसे ही अभिनव को मारने के लिए आगे आया, इतने में अभिनव ने उसके पेट में एक लात मारी और वैभवी की तरफ देखकर बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। और अभिनव वहां से निकल गया। वो उन दोनों की शक्ल अब और नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल जोरों से दुख रहा था। वो एक बड़े से होटल के सामने फुटपाथ पर ही शराब पीने बैठ गया था। हर घूंट के साथ उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था जिसमें देवेन वैभवी के गालों को चूम रहा था। हर घूंट के साथ उसके दिल का दर्द और बढ़ते जा रहा था। ये तुमने ठीक नहीं किया वैभवी, ये तुमने ठीक नहीं किया। नशे में धुत अभिनव ने शराब की आखिरी बोतल सड़क पर छोड़ते हुए कहा। उसे चक्कर आ रहे थे और वो गश खाकर वही सड़क पर लेट गया। उसका दिल तो बुरी तरह से टूट गया था, लेकिन उसके लिए ये रात यही खत्म नहीं होने वाली थी। उधर जब अभिनव सड़क पर बेहोश हो गया था, तब इधर सनी सिंह अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा था। सनी सिंह की बहन अनन्या सिंह उसके गले का कांटा बन गई थी। सनी अपने दादा हरदेव पाल सिंह की नजर में आने के लिए और अनन्या को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता था, और आज वो अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए। इधर कुछ देर के बाद अभिनव के बगल से सनी सिंह की महंगी सी गाड़ी गुजरी। जैसे ही सनी की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर अभिनव के पास चला गया। वो अभिनव को मुस्कुराते हुए देख रहा था। सनी के आदमी भी उसके पीछे उतरे। उनमें से एक ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, ये मेरे पास टाइम नहीं है। सुबह होने से पहले अगर हमने इसे अनन्या के कमरे में नहीं डाला तो हमें दोबारा काम करने का मौका नहीं मिलेगा। सनी ने कहा और अभिनव को गाड़ी में डालने का इशारा कर दिया। उन्होंने अभिनव को गाड़ी में डाला और वहां से रवाना हो गए। कुछ देर के बाद सनी की गाड़ी एक बड़े से होटल के बाहर आकर खड़ी हो गई। सनी के आदमी अभिनव को उठाकर सीधा रूम नंबर 409 में घुसे। सनी ने अपने आदमियों से कहा, इसके कपड़े उतारो और बेड पे लिटा दो। और उन्होंने अभिनव को बहुत आहिस्ते से उस बिस्तर पर लेटा दिया। वहां पहले से सनी की बहन अनन्या लेटी हुई थी। सुबह जब अभिनव की करवट बदली तो उसका हाथ एक नर्म हाथ से टकरा गया। अभिनव की नींद टूटी और उसने देखा कि वो एक अनजान लड़की के बगल में बिना पैंट्स के लेटा हुआ था। इधर अनन्या की भी नींद खुल गई। अपने आप को इस हाल में पाया तो बोली, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आए, वो भी इस हाल में? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अभिनव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसने कोशिश की और बोला, वो मैं। इतने में अनन्या के कमरे का दरवाजा खुला और सनी अंदर आ गया। शेम ऑन यू बहना, मुझे तो पहले से ही तुम्हारे कैरेक्टर पर डाउट था। मैंने कितनी बार दादाजी को समझाया पर वो हर बार बोले कि मेरी अनन्या ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए मैंने उन्हें उनकी पोती की रंगरलियों का लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए यहाँ बुला लिया। सनी की मुंह से दादाजी का नाम सुन अनन्या घबरा गई। भाई, मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं तो इस लड़के तक को पहली बार देख रही हूँ। मैं भी, और हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा। इससे पहले कि अभिनव सफाई देता, अनन्या और सनी के दादा हरदेव पाल सिंह कमरे में पहुंच चुके थे। उनके पहनावे से समझ आ रहा था कि वो बहुत अमीर आदमी थे। अनन्या को इस हाल में देख उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादाजी, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छे से पता था नियम क्या है, फिर भी तुमने उसे तोड़ दिया। और तू? जब अभिनव की नजर हरदेव से मिली तो उसे लगा वो अपनी आंखों के सामने मौत देख रहा है। तूने मेरी पोती के साथ रात गुजारी है ना?
तो हमारे परिवार के कानून के हिसाब से आज से तू सिंह परिवार का दामाद है। क्या? लेकिन हम दोनों के बीच तो कुछ हुआ ही नहीं। हरदेव ने तीखी नजरों से अभिनव के पैरों को देखा। उसने पैंट नहीं पहनी थी। ये देख हरदेव ने अभिनव को घूरा और अपने आदमियों से बोला, मारो साले को। इससे पहले कि अभिनव कुछ समझता, हरदेव की आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। अभिनव हरदेव की उम्र का लिहाज कर रहा था, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। कुछ देर के बाद हरदेव ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया और अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, अनन्या, इसे हॉस्पिटल भेजना ताकि शाम को अकरम की पार्टी में आने के लिए ठीक ठाक से तैयार हो जाए। याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में तुम्हारे साथ ये जरूर नजर आना चाहिए। इतना कहते ही हरदेव गुस्से में वहां से निकल गया। उसके पीछे सनी भी अनन्या को चिढ़ाने के लिए मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। अभिनव दर्द से करहा रहा था। अनन्या उसके पास आई और बोली, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्यों? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अनन्या का ड्राइवर उसी की गाड़ी से अभिनव को पहले हॉस्पिटल ले गया और उसके बाद उसे घर छोड़ दिया। वहां जाकर अभिनव शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार होने लगा। उसे हरदेव और उसके आदमियों का डर नहीं था। वो बस अनन्या की मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता था। अभिनव के पास ले देकर अपने पापा का सिर्फ एक ब्लेजर था। उसे पहन अभिनव अनन्या के घर जाने के लिए निकल पड़ा। अभिनव का अंदाज सही था। अनन्या का घर काफी बड़ा था। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। जितना अभिनव महीने का कमाता था, उतने की अनन्या ने सैंडल्स पहनी हुई थी। अनन्या गाड़ी में बैठी और दोनों पार्टी के लिए निकल पड़े। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो अभिनव से कितनी नफरत करती थी। अभिनव भी पार्टी में इतने बड़े लोगों के बीच जाने से घबरा रहा था। उसी घबराहट में उसने कब अपने पापा की अंगूठी को उंगली में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। जब वो लोग अकरम के घर के बाहर पहुंचे तो अंदर जाने से पहले अनन्या ने अभिनव से पूछा, इस अंगूठी को उतार दो प्लीज, ये काफी गंदी है। सॉरी, लेकिन ये अंगूठी ही मेरा सब कुछ है। अनन्या खिंच गई और अंदर बढ़ने लगी। अभिनव भी उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। अकरम का घर किले जैसा था, जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर आए तो इतने में उसकी नजर देवेन से टकरा गई। तू यहाँ क्या कर रहा है साले? He is my husband. अनन्या, तुम पागल हो गई हो? इस सड़क छाप में ऐसा क्या देखा जो इससे शादी कर ली? देवेन के मुंह से अभिनव को ये सुन गुस्सा आ गया। जुबान संभाल कर बात कर देवेन, नहीं तो क्या कर लेगा? देवेन भी तैश में आ गया। अभिनव उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि इतने में उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर अकरम वहां पहुंच चुका था। उसने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? अकरम सर, देखिए इस आदमी को, ये एक क्रिमिनल है और जबरदस्ती आपके पार्टी में घुस आया है। देवेन के कहने पर अकरम ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? ये मेरे हस्बैंड हैं। अनन्या ने अपनी शर्म छुपाते हुए कहा। अकरम को विश्वास नहीं हुआ। उसने अभिनव से कहा, तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चलो यहाँ से। अभिनव ने देवेन को गुस्से में देखा, अपना हाथ नीचे किया और वहां से निकलने लगा। देवेन भी उसे जाता देख मुस्कुराया और बोला, थैंक यू अकरम सर। और अनन्या, तुम भी इससे दूर रहना, साला गरीब। इतने में अकरम ने कहा, 1 मिनट रुको। अभिनव रुका और पलटकर अकरम को देखने लगा। अकरम अभिनव के पास आकर उसकी अंगूठी को देखने लगा और बोला, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ अकेले में? मुझसे? हाँ, तुमसे। आओ मेरे साथ। अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अनन्या, देवेन, सनी और पार्टी में मौजूद बाकी लोग ये देख हैरान हो गए थे। जब वो अकरम के कमरे में पहुंचे तो अकरम ने दरवाजा बंद किया और अभिनव के पास आकर बोला, क्या मैं तुम्हारी ये अंगूठी देख सकता हूँ? क्यों? चिंता मत करो, मैं इसे मांग नहीं रहा हूँ, बस मुझे कुछ देखना है, प्लीज। अभिनव उसकी बात सुन हिचकिचाया और आखिर में अंगूठी उतार कर उसे दे दी। अकरम ने उसे उलट पलट कर देखा। उस अंगूठी के अंदरूनी भाग में टी लिखा हुआ था। उसे पढ़ते ही अकरम के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने अभिनव के पैरों में गिरते हुए कहा, टाइगर। अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के
वो आखिरी शब्द याद आ गए। रन टाइगर रन। लेकिन अभिनव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकरम ये सब कैसे जानता था। आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर, मैं पिछले 18 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारे इस हजारों करोड़ के बिजनेस एम्पायर के वारिस, जिसे हम तीनों दोस्तों ने मिलकर खड़ा किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गैरवाल और राणा अग्निहोत्री। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया, जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद थे। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उस रात अभिनव के पिता पर जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो राणा था। अभिनव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूं। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना। मैं तुम्हें हमारी कंपनी द माफिया किंग के बारे में कुछ बताने वाला था। हम तीनों ने मिलकर द माफिया किंग को खड़ा किया था, जिसके नाम से पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और इस देश का बड़े से बड़ा आदमी कांपता था। और तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बिखर गया। इस बीच हमारे कुछ दुश्मन भी खड़े हो गए। उनमें से सबसे बड़ा दुश्मन है दिग्पाल चिंगावत। वो सालों से तुम्हें ढूंढ रहा है। वो तुम्हें मारकर हमारा नामो निशान मिटा देना चाहता है। फिलहाल द माफिया किंग का सारा काम राणा का बेटा मोंटी संभाल रहा है, लेकिन अब से कंपनी की भागदौड़ तुम्हारे हाथों में होगी। अपने पिता के काम को अब तुम्हें ही आगे बढ़ाना है टाइगर। यह सुनते ही अभिनव के कान खड़े हो गए थे। कल तक उसकी जेब में 100 रुपये भी नहीं थे और आज अचानक वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव अपने पिता का बदला ले पाएगा? कैसे एक डिलीवरी बॉय संभालेगा अपने पिता की हजारों करोड़ की कंपनी द माफिया किंग? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।